हाँ, एग्जाम्पल 4 बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कैसे कि डायग्राम आपको एग्जाम्पल 3 जैसा लगेगा, लेकिन बातें जो पूछी वो डिफरेंट है। मतलब मेनली क्या है, सोल्यूशन भले ही आपने देख के समझ में आ जाना, लेकिन नहीं, सोचना सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन डिट्टो एग्जाम में नहीं आते, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं। इसलिए आपको बेसिक चीज़ सीखो। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन पूछ कुछ और लेगा, ठीक है। इसलिए अपन को मतलब थोड़ा सोचना सीखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आकृति दे रखी है, डिज़ाइन दे रखी है आपको, ठीक है, फिगर दे रखा है, इसमें क्यू ए और पी बी, क्यू ए और पी बी, ठीक है। ये कह रहा है कि वो लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए बी पर। हाँ सही बात है, ए बी पर परपेंडिकुलर है। मतलब मैं आपको ये डायग्राम बता क्यों रहा हूँ, एग्जाम में हो सकता है जैसे अभी इसने डायग्राम दिया, एग्जाम में डायग्राम ना दे तो भी बनाना आना चाहिए कि वो कह दे कि ये ए बी है, ए बी के ऊपर क्यू ए और पी बी, जैसे ये क्यू ए और ये पी बी लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री है, ऐसे, ठीक है। फिर उसने कहा कि ए बी, ये जो ए बी थी, ये और ये बी, ये 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसने कहा ये इसके क्या नाम था, यहाँ था क्यू ए और पी बी। अब उसने कहा कि ओ ए बी जो है वो 16 है और ओ क्यू, अब हमारे पास ओ क्यू नहीं है, ओ क्यू कितना, ओ पी कितना, और ये कितने कितने सेंटीमीटर है। तो फिर अपन को डायग्राम के फिगर को कंप्लीट करे बिना कोई ओ नाम का आएगा नहीं, मतलब ऐसे कुछ अपन को थोड़ा वो सोचना पड़ेगा। ये सब बातें होती है, वो डिपेंड करता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, ठीक है। तो फिगर भी आपको बनाना आना चाहिए। चलो ये डायग्राम था। अब उसने कहा कि ओ क्यू है ना, ये तो है 16 सेंटीमीटर, ओ पी जो आपका है, ओ से लेके पी, ये है 3√13, ठीक है। और उसने कहा कि ओ क्यू 5√13 है, ये 5√3, और फिर उसने कहा ये 16 है, ये भी 16 है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें अपन को दे रखी है, 16 पूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। चलो अब उसने पूछा क्या, AO और BO की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सोचना आपको आना चाहिए कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल है, इसमें AO और BO ये रहा, लेकिन ट्राइंगल के अंदर जब साइडें पूछे तो या तो अपन 90 डिग्री, मतलब आपको ये अभी तो आपको पता है 11वां चैप्टर, इसलिए आप इसमें वो अकॉर्डिंग टू AO/BO रेशियो वाला फॉर्मूला लगा दोगे, भुजाओं के अनुपात वाला। लेकिन अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा, एग्जाम मामूली फॉर्मेट चेंज कर दे तो फिर अपन को सोचना ही आना चाहिए कि अपन कैसे निकाल सकते हैं। एक तो ये निकाल सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है ये, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाने सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते, सही बात है। लेकिन फिर हमने सोचा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मिनिमम 2 साइड का होना जरूरी है, तो हमारे पास तो ये पूरी साइड है, जबकि ये आधी चाहिए हमको, तो एक ट्राइंगल लेंगे अगर अपन। भाई पाइथागोरस लगता है राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज तो है दोनों ही, लेकिन दोनों में 2 भुजाएं कंप्लीटली नहीं है, इसका मतलब हम पाइथागोरस नहीं लगा सकते, ठीक है। फिर हमने दिमाग लगाया, फिर एक काम करते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल को बहुत दिमाग से समझना है ना, कौन कौन से ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल AOQ एंड BOP, त्रिभुज BOP, त्रिभुज AOQ व BOP में दोनों ले लिए। इसको अपन सिमिलर दिखा देते हैं, क्या दिखा देते हैं, समरूप। और समरूप दिखाने के बाद में हमें पता है कि किन्हीं 2 त्रिभुजों को जब समरूप दिखा दिया जाता है, फिर सिमिलर दिखा दिया जाता है, तो उनकी साइड का रेशियो बराबर होता है, साइड का रेशियो होता है, बस वही चाहिए। तो दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए मिनिमम 2 चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो हमें 90 दिख रहा है, वेरी गुड, ये लो साहब, पहले ये ले लेते हैं, एंगल PBO पर PBO मतलब B 90, वैसे QAO ईच 90, मतलब प्रत्येक 90 डिग्री के, दोनों 90 के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री, हिंदी वाले यूँ लिख देंगे, ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री का दोनों। बस ध्यान क्या रखना है, बीच में एंगल इसमें B रखना है, इसमें A रखना है। कैसे कि B90 इसमें A90, इसको मिस मत कर देना, ये गलती यही होती है, ठीक है। एग्जामिनर हर चीज़ नोटिस करते हैं, आपको पता है क्वेश्चन पूरा चेक भले ही ना करो टीचर, लेकिन ऐसी वाली उन्हें पता है, टीचर को ये पता रहता है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा। सीधा पेन यहाँ देखेंगे, बस जहाँ जहाँ गलती होने के चांस, अगर वो ठीक है तो आगे फिर हो सकता है सही भी कर दे, जरूर ध्यान रखना, इसलिए मिस्टेक मत करना। 90 हो गया। इसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था, ये एक इधर से लेके जब क्रॉस बने तो हमेशा शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, ऑल्टरनेट वर्टिकली इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो ये बन गया अपने एंगल AOQ इक्वल्स टू एंगल POB या फिर BOP, एक ही बात है, BOP, ठीक है। ये बन गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बन गए। 2 एंगल आ जाना बहुत है, क्योंकि AA प्रॉपर्टी होती है सिमिलरिटी की, ठीक है। सो ट्रायंगल AOQ सिमिलर यानी समरूप हो गया ट्रायंगल BOP के बाय
ए सिमिलरिटी से, ठीक है, मतलब ए समरूपता से, हिंदी वाले क्या लिख देंगे, ए समरूपता से, मतलब एंगल एंगल। बहुत बड़ी चीज आ गई। अगर अपन ने इन दोनों ट्रायंगल को समरूप दिखा लिया तो हमें पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के, दो सिमिलर ट्रायंगल अगर हो तो उनकी जो साइड का रेशियो है वो बराबर होता है। साइड कौन कौन सी, तीनों। अब देखो मैं आपको फिर साइड पहचानना सिखा दूं। 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, OQ। ध्यान रखना इसमें 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, OP। इसका मतलब OQ बटा OP होगा। इस चीज़ को मत भूल जाना, साइडों का ध्यान रखना। फिर इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, AQ, ठीक। और इसके सामने वाली कौन सी है, PB। इसके तो AQ, इसके PB, ठीक है। और बच गई कौन सी, वो लिख देंगे फिर। अब बच गई AO और BO, ठीक है, AO अपॉन BO। बस ये तीन साइडों का रेशियो अपन को पता है बराबर होता है, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। ये लिख सकते हो, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है, समानुपाती होती है, फिर इक्वल होती है, ऐसा लिख देना, ठीक है, समानुपाती होती है, यानी कि कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, बस ये होती है। अब ये बहुत बड़ी चीज अपने यहाँ पर निकाली, ऐसा होने की वजह से निकली है। अब बस अब अपन को उठाना क्या है कि वो चीज उठाओ कि हमें AOBO चाहिए। AOBO कहाँ है, ये रहा। हमेशा क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दो क्वेश्चन करो ऐसी कंडीशन में। क्या पूछा, क्या दिया हुआ है, दो बातें। क्या पूछा, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है OQ और OP, ठीक है, और AOBO निकालना है, ठीक है ना। अब हमें इन दो का ही मतलब है, हालांकि आपस में तीनों बराबर है, लेकिन अपन ये ले लेंगे, यानी कि अगर हम ये ले लेते हैं OQ अपॉन OP बराबर AO बटा BO, ये अपन ने सपोज ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास गिवन है, यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में कि हमें OQ दे रखा है 5√3 सेंटीमीटर, OP हमें दे रखा है 3√13 सेंटीमीटर, और बाकी तो ठीक है, बाकी भी बताता हूँ मैं कैसे करना है। OQ लिया 5√3 सेंटीमीटर, OP लिया 3√13 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर अपने पास क्या है चीज़ गिवन, AO। अब देखो ये रहा AO और ये रहा BO, लेकिन AB कितना है ये चीज़ सिखाता हूँ। AB अपने को दे रखा है 16 सेंटीमीटर। हमने AB क्यों लिखा, क्योंकि दिया ही क्यों था, फिर उसने जो चीज़ दी हुई होती है उसमें कुछ ना कुछ छुपा होता है, वरना वो देगा नहीं। कोई भी सॉल्यूशन करना, जो सॉल्यूशन आपने किया अगर वो यूज नहीं किया आपने सॉल्यूशन में, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलती कर दिया आपने। वरना जो भी चीज़ गिवन होती है उसका सॉल्यूशन अपन को सॉल्यूशन में यूज होगा। अब हमें पता है कि क्या, मैं एक बात बताऊँ, AB को ये लिख दूँ क्या, AO प्लस BO, क्योंकि AO प्लस BO मिलके ही तो AB बना है। देख लो प्ले, AO प्लस BO या फिर OB एक ही बात है, दोनों मिलके ही तो AB बनाया, तो AB के ही दो टुकड़े हैं, वो भी 16 ही होंगे। अब हम कह नहीं सकते AO कितना, तो मान लेते हैं, लेट माना AO अगर x है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, AO अगर x सेंटीमीटर है, तो बताओ BO कितना होगा। 16 में से AO को माइनस कर दो। भाई सपोज मैंने कह दिया कि राम और श्याम के पास, दोनों के पास मिला के 100 रुपये हैं। ये बड़ा कन्फ्यूज़न है, x माइनस 16 कर देते हैं बच्चे, बहुत बड़ी मिस्टेक है। 95% स्टूडेंट गलती करते हैं, 5% सही कर पाते हैं ये चीज़। x माइनस 16 कर देंगे, वो गलत है, 16 माइनस x होगा। यानी कि राम और श्याम के पास सपोज 100 रुपये मिला के हैं, तो मैं मान लेता हूँ, ये तो पता नहीं कि राम के पास कितने और श्याम के पास कितने, इतना सा कहा हुआ है कि राम और श्याम के पास 100 रुपये। अब मान लेते हैं कि राम के पास x है, तो बताओ शाम के पास कितने होंगे, कि 100 रुपये टोटल थे, 100 रुपये में से राम के पास जितने भी थे उसको माइनस कर दो, पीछे जो बचेंगे वो शाम के होंगे। इतना कॉमन सेंस तो है ना। इसका मतलब राम के पास कितने थे, x, तो सेम लाइक दैट पूरे 16 थे, 16 में से AO को माइनस कर दो, 16 माइनस x। तो ये चीज़ें कॉमन सेंस वाली बातें हैं ना, वो आपको याद रखनी, ठीक है। हाँ, मुझे एक मिस्टेक ठीक करना, ये मैंने 5√13 कर दिया, √3 नहीं था, ये 5√13 है, ठीक है।
तो 5√13 ये है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो OQ 5√13 और OP मतलब √3 से भी आंसर आ सकता है, लेकिन वो डिफरेंट आएगा, इसलिए अपन को उस लफड़े में पढ़ना ही नहीं, एग्जाम इतना मुश्किल आता नहीं, आराम से वैल्यू आती है। AO को अपन ने मान लिया x और BO को अपन ने मान लिया 16 - x, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। और पीछे जो बच गया 5 बचा, इधर 3 बचा, 5/3 बचा और इधर x/16 - x बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो छोटी मिस्टेक फिर बता दूं, खूब सारे स्टूडेंट x से काट देते हैं, ये कभी नहीं कटेंगे। अगर मल्टीप्लाई होता है ना, बीच में मल्टीप्लाई होता है तब कोई चीज़ आपस में ऊपर नीचे कट जाती है, प्लस माइनस में कभी भी ऊपर नीचे नहीं कटती। ये बेसिक चीज़ें होती है जो आपको सीखना होता है। 6th, 7th, 8th क्लास में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं तब पढ़ाई जाती है चीज़। अब ये हो गया 80 - 5x = 3x। अब x एक तरफ कर लेंगे अपन, ठीक है। तो 80 = 3x अपनी जगह 5x को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा 5x, ठीक है। तो 80 = 8x। तो 80 अपॉन में चला जाएगा 8, x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर लग जाएगा, वो आगे की बात है। अब इसका मतलब हमने जो माना था, अतः यानी कि therefore AO को हमने माना था x माना था, यानी कि वो हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक। और BO को हमने क्या माना था 16 - x, यानी कि 16 - x का मतलब 10, तो वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर कंप्लीट। इसका मतलब ये जो पूरी 16 सेंटीमीटर थी ना, तो AO तो अपनी यहाँ पर ये तो है 10 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। तो काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ी सिस्टमेटिक ढंग से आप इसको क्वेश्चन को करना है समझते हुए, ठीक है। ध्यान कहाँ रखना है, एक तो यहाँ रखना है कि वैल्यू कौन सी ऊपर नीचे आएगी, भुजाएं वो मैंने बता दी, हमेशा एंगल के सामने वाली साइड को देखना है, ठीक है। ओके, हाँ अब देखो ये वाला एग्जाम्पल फिर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। कैसे कि इसने एक बात नहीं पूछी। पहली बात तो ये आपको एक फिगर ही समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं होंगे तो एक फिगर समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से समझना, आकृति में ADE मतलब ये D वाला एंगल ADE बराबर है एंगल B के, ठीक बात। एक तो ये बात समझ में आ गई अपने। दूसरा अब इसको ऐसे ही डायग्राम को देखो कि समझ में नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को तोड़ता हूँ, इसका करते हैं अपन पोस्टमार्टम। ये लो, यूँ निकाला इसको बाहर, ये आपका A, ये आपका E और ये D, बहुत इजी समझ में आएगा। और फिर जो पीछे बच गया वो हो जाएगा आपका ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसको पूरा ले लेते हैं अपन A तक, ये A, C और B। बात समझ में आया कि दो डायग्राम है, मतलब एक तो पूरा बड़ा ACB और फिर इसी में छोटा सा AED। अब देखो बात समझना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल को अपन को सिमिलर प्रूव कराना है। क्यों प्रूव कराना है, आओ इधर। उसने पूछा DE का मान ज्ञात करो, और जब भी साइडों की बात करें और कुछ साइडें दे, हमेशा दोनों को समरूप प्रूव कराओ, सिमिलर प्रूव कराओ, और उसके बाद में साइड का रेशियो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, गलती देखना कहाँ करते हो वो बताऊंगा अभी। जब तक ऐसे नहीं सीखोगे पोस्टमार्टम करना, एक एक चीज़ को खोल के सीखना, नहीं कर सीख पाओगे ज्योमेट्री कभी भी। और रट के तो ज़िंदगी में ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी, पक्की बात है। खूब सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्योमेट्री को रट लेते हैं कि ये क्वेश्चन खास रट लेता हूँ, रट के क्या कर लोगे फिर ज़िंदगी में, ठीक है। इसलिए समझने का मौका है, अभी फर्स्ट क्लास टाइम मिला हुआ, मैथ्स को करो सॉलिड। अब करना क्या है कि पहली बात तो ये कि अपन को गिवन है एंगल B, ठीक बात है, इसमें एंगल D साफ साफ लिखा है, B और D दोनों में क्या है, इक्वल है। और एक चीज़ और चाहिए अपन को कि अगर एक और मिल जाए तो अपन क्या कह लेंगे कि दोनों सिमिलर हैं। तो फिर दूसरी चीज़ क्या मिलेगी कि AD बराबर एंगल B, और दूसरी चीज़ में गिवन है, देखो दोनों में ही, इसमें भी एंगल A आ रहा है और इसमें भी एंगल A आ रहा है। नजर आई बात समझ में, दोनों में एक ही एंगल कॉमन है, क्योंकि जहाँ A का कोना से स्टार्ट हो रहा है ना, उसी से AED बन रहा है, उसी एंगल से ABC बन रहा था बड़े वाला। बस यही चीज़ का अपन को मतलब देखनी थी। एक तो सबसे पहले गिवन क्या है कि एंगल ABC मतलब B बराबर है D के, EDA बोल दो, चाहे ADE बोल दो, चाहे इस क्वेश्चन वाले की तरह भी बोल सकते हो, ओनली फॉर D भी बोल सकते हो। ADE बोला इसने, इसको ओनली फॉर B बोलो, चाहे ABC बोलो, बात एक ही है, कोण हमेशा बीच में रखना चाहिए। एंगल कहाँ रहेगा, बीच में।
इसको ए बी सी बोलो चाहे ओनली बी बोलो, क्योंकि बीच वाला एंगल होता है, बीच वाला, ठीक है। जैसे इसमें डी एंगल है, इसमें बी एंगल है, समझ में आ गई ना। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन नोटिस करना इसको, गिवन यानी कि ये चीज़ दिया है अपन को, ठीक है। और दोनों में एंगल ए उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, ठीक है। तो कॉमन का मतलब दोनों के अंदर होता है तो वो उसको अपन उभयनिष्ठ बोल देते हैं, ठीक है। बस ए प्रॉपर्टीज हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी समरूप, ये भी है ए बी सी सिमिलर है, सॉरी समरूप है हिंदी में, ए ई डी के बाय ए सिमिलरिटी, ठीक है। ए समरूपता से दोनों त्रिभुज, दोनों ट्राइंगल समरूप हो गए। अब मेरी बात सुनना, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो अब हमें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल की जो साइड होती है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाएं, वो क्या होती है, समानुपाती होती है पर बराबर होती है। देखो अब अपन साइडें कौन सी लेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। साइड लेना नहीं सीखोगे ना जब तक गलत होगा आपका। एंगल बी आपको गिवन था एंगल डी के सामने, दोनों बराबर दे रखे थे, देख लो प्लेन बी और डी। बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी। पूरी बात समझ लो, मौका है सीखने का, ज़बरदस्त बता रहा हूँ मैं आपको। बी के सामने वाली भुजा, इधर डी के सामने वाली भुजा ए ई, मतलब वही लेनी है जो एंगल बराबर हो। ये दोनों एंगल बराबर थे, दोनों एंगल के सामने वाली भुजाएं को अनुपात बराबर। दूसरी बात, दोनों में एंगल ए बराबर था। एंगल ए के सामने कौन है, बी सी। इसमें एंगल ए के सामने कौन है, डी ई या फिर ई डी। बात समझ में आ गई। पीछे कौन सी बच गई, बी सी ले ली क्या अपन ने, ले ली। डी ई ले ली क्या, डी ई ले ली। ए सी ले ली क्या, ले ली। ए ई ले ली क्या, ले ली। पीछे क्या बच गया, ए भी बच गई इसकी तो। अच्छा अब ये भी ध्यान रखना, अब ऊपर क्या लिखेंगे, ए सी इस वाला ट्राइंगल के ऊपर लिखी थी, इस वाले की ऊपर लिखी थी, अब इस वाले की इधर ऊपर लिखेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप प्रैक्टिकल करके देखना, गलती होगी आपसे, मुझे पता है ना कहाँ गलती करोगे। तो ए बी के अपॉन में क्या हो जाएगी, ए डी। बस ये तीनों साइडें, हाँ मतलब रेशियो अपन लिख देंगे कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स बोल दो चाहे कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है। चलो बहुत बड़ी चीज़ आ गई, अब कोई टेंशन है ही नहीं, उधर से शुरू करना फिर इधर आना। अब हमें जो चीज़ गिवन है वो लिख लेंगे। हमारे पास में हमें पहली बात तो दिया हुआ क्या है, ए डी, यस ए डी कहाँ है, ये रहा। और ए बी, ए डी है, बी ई है, ए ई है, बी सी है। अब देखो हम इनमें से तीनों साइड हैं, तीन जोड़े बने हुए, इनमें से कोई एक जोड़ा उठा लेंगे जो हमें चाहिए। हमें एक तो डी ई चाहिए, तो डी वाली लाइन तो पक्की लेनी है, ये वाली लाइन ले ली, एक ये ले ली। क्योंकि अब देखना मेरी बात सुनना कि मैंने क्या लिया कि बी सी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डी, ये लिया। सब समझ में आ जाएगी बात। बी सी कितना, बी सी हमें गिवन था इसलिए लिया 4.2। डी ई कितना, तो डी ई तो पूछा है, तो डी ई तो होगा कहाँ से, डी ई तो पूछा है। ए बी, अब ए बी हमारे पास नहीं है क्योंकि ए बी है, क्या मैं ए बी को ये लिख दूँ क्या, ए ई प्लस बी ई, या ई बी ए की बात है, ए ई प्लस ई बी बोलूँ चाहे ए ई प्लस बी बोलूँ, इन दोनों से मिल के ए बी बना है, ये चीज़ सीखनी है। इसका मतलब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ए ई चाहिए था, क्योंकि ए ई गिवन है, ए ई चाहिए था ना अपन को, चाहिए क्यों था, क्योंकि दिया हुआ था, तो हमने लिया तो ये, लेकिन इसमें ए ई निकल गया तो अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन दो से काम हो जाएगा अपना, बस ये बात समझनी है। और ए डी कितना है, और ए डी अपने पास है 3.8। अब सुनो 4.2 अपॉन डी ई, ए ई कितना 3.6, बी ई कितना 2.1 और नीचे 3 आराम से निकल जाएगा, सिर्फ एक ही चीज़ बची है। तो 4.2 अपॉन डी ई इक्वल्स टू, इनको जोड़ दो, ये हो गया 7, 5.7 और बटे में आ गया 3.8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे किया तो यहाँ साइड में करके देख लेते हैं। 8 दूनी 16, यहाँ से लगी 1 और 32 और 1 33, फिर ये 6 और 12, ठीक है। तो 6, 9, 5, 1, 2 डिजिट बाद पॉइंट। तो इनको जो मल्टीप्लाई किया 4.2 को मल्टीप्लाई बाय 3.8 से बराबर 5.7 को डी ई से, तो इनका मल्टीप्लाई आया 15.96 और इनका तो 5.7 डी ई आया, ठीक है। अब इसको 5.7 डी को ले आएंगे अपन नीचे, 15.96 ये आ जाएगा नीचे, 5.7 और डी ई अपनी जगह। अब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, तो यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट से पॉइंट हटा लो, ठीक है। अब इसको आराम से इससे काट लो, 5 अब 3 की टेबल से काट लो, 3 की टेबल से 19 बार
19 3 57 होते हैं और 0 लग जाएगा। ये 3 5 जा 15, 3 5 15, 3 3 और 3 2 6, 3 2 जा 6, 8 और 2 10। अब 3 से कटेंगे, 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 9 18, ठीक है। 2 9 18 का मतलब हो गया अपन काट रहे हैं 9 बार, ठीक है। फिर बच गया सिर्फ 5 बार, ये कट गया 2 दूनी 4, बच गया 2 6 12, 2 6 12, ठीक है। और अब तो पॉइंट में ही आएगा, तो पॉइंट में आ जाएगा अपनी वैल्यू। 266 के अंदर आपको 95 का डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो लगभग 100 मान लो इसको, तो 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 बार आ जाएगा, 2 5 10, यहाँ से लगी 1 18 और 1 19, ठीक है। बच गया क्या 6, फिर यहाँ 16 में से 9 गया तो 7, 76 लग गया 0.0, लगभग 7 बार, क्योंकि लगभग 100 के बराबर ही है। तो 7 पंजे 35, यहाँ से लगी 3 और 7 63, 63 और 66, ठीक है। पीछे क्या बच गया 5 0 1, ज़्यादा बच गया, इसका मतलब 8 बार जाएगा। तो अप्रोक्स मान लो 2.8 सेंटीमीटर आपके डी की वैल्यू आ जाएगी। एक डिजिट ही बहुत है, एक डिजिट आगे और निकालना चाहो तो निकाल लेना। तो काफ़ी इजी है, बस सिस्टम क्या करने से क्वेश्चन में हमेशा उनमें सिमिलर प्रूव कराओ, समरूप सिद्ध कराओ, और उसके बाद में भुजाओं का अनुपात लेना सीख लेना। यहाँ होगी मिस्टेक यहाँ पर कि कौन कौन क्या बटा क्या लें, बस वो मैंने बता दिया। हमेशा एंगल के सामने वाली भुजा, जो एंगल बराबर है उनके सामने वाली भुजाओं को आप उसको बटे में लेना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, एग्जाम्पल 6 बहुत ही टॉप लेवल का एग्जाम्पल है, बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम्पल है और बहुत ही सोचना है। मेरी बात पे जो गौर कर रहा है उसको तो समझ में आ रही होगी बातें, और जो ऐसे ही बस रफली समझ रहा है कि हाँ हो जाएगा, नहीं होगा। साइडें लिखना नहीं आएगी एग्जाम में, ध्यान रखना। भुजाएं ना अपन वो भी लिखना नहीं आएगी, बड़ा ध्यान समझना कि आकृति, ये ABCD एक आकृति, उसमें एक समलंब चतुर्भुज है और AB पैरेलल है DC के। ये ABCD है और ये AB है ना, वो इस DC के समांतर है, वो अपन को ही पता है क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, इसमें ये समांतर है। और अपन को पहले से एक चीज़ गिवन है, ये पैरेलल है, और AD बराबर BC हमें दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये समरूप है, पहले से ही दे रखा है अपन को, सिमिलर है, और ये अपन को दिखाना है, ठीक है। चलो सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बातें समझना कुछ। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिखो। गिवन का मतलब दिया है, और अपन को दे रखा है त्रिभुज AED समरूप है त्रिभुज BEC के, ट्राइंगल AED सिमिलर है ट्राइंगल BEC के। AED BEC मतलब ये दोनों, अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो, समरूप हो, तो आपको क्या सीखने को मिला कि उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है, मतलब उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है बराबर होता है। इसका मतलब हम इनमें साइडें लेंगे। अब साइड लेने का तरीका सीखो, भुजाएं लेने का तरीका बड़ा शानदार है। AED, शुरू A से करो, AE, देखो तरीका सिखाता हूँ, AE फिर ED फिर DA, मतलब ऐसे क्रम से चल लो, ऊपर का काम पूरा हो गया, ठीक। अब इस त्रिभुज का नंबर, इस ट्राइंगल नंबर BE से, छोटे से शुरू करना है, B से, अल्फ़ाबेट से, जैसे A से शुरू किया वैसे B से, BE EC और BC बोल दो, चाहे CB बोल दो, ठीक है, जैसा उसमें बोला था। तो BC बोल दो चलो, या CB बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, BE EC CB या BC, ठीक है। चलो ये चीज़ आ गई, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं ये हैं। चलो ये चीज़ अपने निकाली क्योंकि चीज़ गिवन थी, ये बराबर का साइन बीच में लगा देना, ठीक है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट। इसी तरह अपन सोच रहे हैं कि यार दो ट्राइंगल पीछे और बच गए, ये वाला और ये वाला, क्यों नहीं इनको भी समरूप दिखा लें, सिमिलर दिखा लें। तो हमने लिया ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल EDC या फिर CDE, दो त्रिभुज ले लिए अपन ने, AEB और CED बोल दो, चाहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अब साइड लेना सीखो फिर इससे, जैसे ABCD में सबसे पहले AB लिख लो, फिर BE लिख लो, फिर EA लिख लो, ठीक। ये लो साहब, ऊपर का काम हो गया पूरा। नीचे आ जाओ, नीचे वाले में CD लिख लो, C से शुरू करेंगे क्योंकि C पहले आता है, फिर DE लिख लो, फिर आप EC लिख लो, ठीक है, या CE लिख लो, एक ही बात है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। हमने अच्छा सुनो सॉरी, पहले इनको सिमिलर दिखाएं तो सही,
भाई ये मैंने पहले लिख दिया, चलो अब इससे पहले सोल्यूशन थोड़ा और समझना, ये सिमिलर या समरूप है नहीं पहले दिखाना पड़ेगा, ओके। लेकिन चीज़ें समझ में आ रही है अपने कि एंगल जो दो हैं वो एंगल एक के बराबर है, क्योंकि ये बन रहा है जेड। इन दोनों त्रिभुजों में देखो एंगल दो, एंगल एक के बराबर है, जेड का मतलब होता है ऑल्टरनेट एंगल, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 1 और एंगल 4 बराबर एंगल 3। ये दोनों क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ये हो गए एकांतर कोण या फिर आंतरिक एकांतर कोण। बड़ी काम की चीज़ आ गई, बस ये हो गया। तो सो ट्राइंगल AEB सिमिलर ट्राइंगल CED, ये लो कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय AA समरूपता, दो एंगल ले लिए। ये करने के बाद ये करना है, ठीक है, क्योंकि पहले समरूप तो दिखाई वो अपन इसके हिसाब से लिख दिया कि ये गिवन था तो ये गिवन नहीं था, ये हम निकाल दिया बाय कोण समरूपता से। सिमिलरिटी कौन सी, एंगल, ये पहले समरूप दिखाना है, उसके बाद में ये है, आगे समझ में, सेम टू सेम कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। बस ये बात अपन को यहाँ लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। पहले ये, फिर ये दोनों, फिर ये दिखा के फिर ये। अब आना है अपने आंसर की तरफ। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, AD बराबर BC और AD बराबर BC। अब हमने देखा यार AD बराबर BC तो ये रहा, भाई एक ही बात है, DA बोलो चाहे AD बोलो, इसको मैं AD बोल सकता हूँ या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार AD बराबर BC तो ये रहा, ठीक है। कन्फ्यूज मत हो जाना, DA लिख देता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना है ना, ताकि वो अल्फ़ाबेट सिस्टम लिखना। एक बात है कि ये कैसे बोलो चाहे, आंसर तो हमें दिख गया लेकिन डायरेक्ट आंसर भी तो नहीं लिख सकते, ऐसा फिर उठा के थोड़ी ना आंसर लिखना है, ये कहाँ से लिखोगे, इसको थोड़ी छोड़ दोगे। अब आपस में ऐसा कंपेयर कराना है कि पीछे ये बच जाए बाकी सब खत्म हो जाए। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे मैं ये एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे ये मैंने कोई वैल्यू लिखी, हालांकि है नहीं, ये लिखी मैंने कहा तीनों आपस में बराबर है, मैंने ये कहा, तो इसका मतलब अपन कोई सा भी एक जोड़ा उठा लेते हैं। जैसे अपन फिजिक्स के अंदर करते थे कि H' बराबर V/U बराबर M, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाते थे ना। तो बात तो है कि भले इन दोनों को काम में ले लूँ, भले इन दोनों को काम में ले लूँ, भले इन दोनों को काम में ले लूँ, बात तो एक ही है ना, कोई सा भी एक जोड़ा उठा लूँगा, आपस में तीनों बराबर है। बस ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पर भी कि जो ये तीनों साइडें आपस में बराबर हैं, तीनों को लेना ज़रूरी नहीं है, कोई एक जोड़ा उठा लो, बात ये कि सब बराबर है। तो हमने सोचा कि बात तो ठीक है। फिर यहाँ पर हमने देखा कि इसको तो टच नहीं करना, ये तो बचाना है, बाकी सब खत्म करना है, ये बचाना है। तो हमने देखा यार इस जोड़े को अपन जरा देखें तो इसके अंदर AE और BE है, ठीक है, इसमें AD और EC है। अब आओ नीचे वाले में, इसमें हमने देखा कि यार इस जैसा कौन है, तो हमने देखा यार इसमें BE है ये रहा, इसमें EA बोल दो चाहे AE बोल दो, इसमें भी है, लेकिन दोनों आगे पीछे हैं। तो एक बात समझना ध्यान से, मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं, इसको रहने दो भले, ये तो अपने काम का भी नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो। जैसे BE और DE और ये जो EA/EC है, अगर मैं इस EA को नीचे लिख दूं, इस DE को ऊपर लिख दूं, ध्यान से समझना है ना, और इधर बचा EC, ध्यान से पूरा। अब पूरी बात सुनो, अब इन दोनों को जरा देखो, इसका DE वो AD और DE एक ही बात है, EC इसका भी DE और EC, मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम हो रही है। बस अपन को इन दोनों में कोई एक चीज़ सेम करनी है, भले ये कर लो। आप अगर ये चाहते हो कि इसको नीचे भेज के, जैसे इसको इधर भेज के, तो दूसरे वाली ये वाली बराबर हो जाएगी, कोई सी भी हो, एक को बराबर कर लो। अब बराबर करते ही क्या हो, पूरी बात समझना। अब यहाँ पर एक नया समीकरण बन गया, इसको छोड़ दिया अपन ने, ज़रूरत नहीं है पढ़ रहे, जैसे इसको छोड़ दिया था, रहने दो, उससे क्या बराबर, तीनों बराबर है ना। अब इसको देते हैं अपन समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इक्वेशन है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को करते हैं अपन कंपेयर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों को आपस में जैसे ही बराबर किया तो जो सेम टू सेम वैल्यू थी वो तो आपको पता कंपेयर हो गई। पीछे क्या बचा, इधर तो बचा AE बटा BE, इधर बचा BE बटा EA बोल दो चाहे AE बोल दो, एक ही बात है। अब हमने क्या करा, ये क्या लिखा मैंने इधर, AE बटा BE है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई AE इंटू AE, ये हो गया AE स्क्वायर, ध्यान रखना ये EA नहीं AE है, एक ही बात है। BE इंटू BE, ये हो गया BE स्क्वायर,
ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है ना, वेरी गुड। तो ए बराबर बी, बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ गई, स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर हो गया। और ए बराबर बी, समीकरण 3, मतलब जितनी वैल्यू ए की है उतनी बी की है। बहुत बढ़िया, अब कोई टेंशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 3 का मान है, यानी कि द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे इसमें। अब ए की जगह बी, ये रहा। अब हमने ए को उठाया, वही उठाएंगे जहाँ ए और बी हो। ए बराबर बी बराबर, इसको डी ए बटा बी सी है तो इसको मैं ए डी बटा बी सी भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर तो डी ए रहने देना, यहाँ ए डी बटा बी सी बोल सकते हैं क्योंकि आंसर उस फॉर्म में चाहिए। फिर आपका दिमाग क्लिक करेगा कि ये क्यों नहीं लिया, कोई सा भी ले सकते हैं, समीकरण 1 तो पूरा ही है, चाहे मैं ये जोड़ा उठाऊँ, चाहे ये उठाऊँ, चाहे ये उठाऊँ, वही उठाऊँगा जो मेरे पास हो और जो मुझे चाहिए। समझ में आ गई ना, जोड़ा वही उठाया जाता है। तो ये अपन ने जोड़ा उठा लिया। अब देखो मेरी बात सुनो, ए की जगह बी, इसका मतलब इस ए की जगह बी रख दूं क्या, बी, और नीचे भी हैं बी, ए डी बटा बी सी अपनी जगह। यहाँ लिखना है क्या किया आपने, ये रहा कि समीकरण 3 का मान 1 में रख दिया। 3 कहता है कि ए की जगह बी रख दो, तो हमने ए की जगह बी रख दिया। इससे कट गया क्या, आपने कहा कट गया। इधर तो बचा 1, इधर बच गया ए डी बटा बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो बी सी बराबर ए डी आ गया। यही दिखाना था क्या, बी सी बराबर ए डी, बिल्कुल यही दिखाना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सोचना है, प्रैक्टिस करना, और यहाँ आके देखना कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सेम टू सेम हो सकती है, वो जोड़ा उठा लो। जैसे मैं फिजिक्स में आपको मैग्नीफिकेशन एग्जाम्पल देके बताया था, 3 चीज़ों में से कोई 2 उठानी होती है, वैसे बहुत शानदार एग्जाम्पल है। प्रैक्टिस करोगे तो ज्योमेट्री इतनी मजबूत हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये ऐसे दिखने में इजी लगती है, जब करने बैठते हैं ना तब पता चलता है अरे यार, आप एक बार बिना देखे करना, देखना गलती होगी, लेकिन फिर दोबारा करना, फिर तिबारा करना, जब तक और नहीं हो तीसरी बार 4 बार करते रहना, ठीक है। बहुत अच्छी ज्योमेट्री करनी है, आपके पास अच्छा टाइम है, ठीक है, ओके।